अरे रे रे, अरे छी 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 भाई, ये भी कोई चाय है? इसमें तो चीनी ही नहीं है। वो क्या है ना बाबूजी, घर में चीनी खत्म हो गई है। ये क्या है बहू, कल दाल में नमक मिर्च नहीं था, दिन में सब्जी में टमाटर नहीं था, अब चाय में चीनी नहीं है। आप जानते हो ना बाबूजी, अभी इनकी और देवर जी की तनख्वाह मिलने में वक्त है। अब महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो ही राशन ला पाएंगे, और जब तक हम राशन भरवाते हैं तब तक बीच में कोई न कोई सामान खत्म हो जाता है। अब और कर भी क्या सकते हैं, हर मध्यम वर्गीय परिवार को ऐसे ही दिन काटने पड़ते हैं, तनख्वाह के इंतजार में बैठे रहना पड़ता है। आपने खुद तो ज्यादा पैसे कमाए नहीं और ना ही ससुर जी ने, अगर पीछे का कुछ सहारा होता तो बच्चों के लिए अच्छा रहता। आज वो दोनों जो नौकरी करके कमाते हैं वो तो घर खर्च, हमारी दवाइयों में और इधर उधर के खर्चों में ही निकल जाता है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद कोई काम नहीं करूंगी, अच्छा खाऊंगी और घूमूंगी। मैंने भी क्या क्या सोचा था कि शादी के बाद मॉल के कपड़े खरीद कर पहनूंगी, बड़े बड़े डिजाइनर के सिले हुए कपड़े पहनूंगी, लेकिन यहाँ तो खुद ही कपड़े सिलकर पहनने पड़ते हैं। बताओ भला। अरे ओ, तुम दोनों कौन सा अंबानी परिवार से हो, हमारे जैसे खानदान से ही आई हो। अरे भाई, ये क्या बहसबाजी हो रही है? क्या बताए बेटा, हर इंसान की तरह हम भी ये सपना देखते हैं कि हम कब अमीर बने, लेकिन ये राशन पानी के खर्च से हम ऊपर उठे तब ना। अरे ये सब तो चलता ही रहता माँ, अब ये सब छोड़ो और चलो आज गोलगप्पे खाते हैं। चलो, आज ओवर टाइम के पैसे मिले थे तो ये ले आए, कल तनख्वाह आ जाएगी तो राशन भी भरवा देंगे, ठीक है? ये है मध्यम वर्गीय चौहान परिवार, जो छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मिडिल क्लास को हर रोज कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अरे सुमेधा, ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी आंखों में साबुन लगा हुआ है। अरे जल्दी से पानी ले आओ भाई। लगता है पानी आज आया ही नहीं और टंकी भरी ही नहीं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लाई। सुमेधा ने जल्दी से फ्रिज की बोतलों से पानी बाल्टी में डाला और अपने पति को दे दिया, जिससे बाथरूम में नहा रहे आलोक ने जैसे ही सिर पर डाला तो वो थर थर कर कांपने लगा। अरे कमबख्त, अरे अरे फ्रिज का पानी ले आई क्या? अरे मर गया, अरे मर गया, अरे। अब आप ही कह रहे थे कि मिर्ची लगी है इसीलिए ले आई। ना जाने कब हम इस कॉलोनी से निकलेंगे जहाँ हर वक्त पानी या बिजली की समस्या ही रहती है। ना जाने कब हम पर छप्पर फाड़ कर पैसों की बरसात होगी। तभी ऊपर से जोर से धड़ाम की आवाज आती है। अरे भगवान जी, आपको पैसे देने के लिए कहा था, आपने तो बंदर भेज दिए। अरे देवरानी जी, जल्दी से छत पर जाकर देखो, कहीं बंदर हमारे सारे पापड़ और अचार न गिरा कर चला जाए। हाँ दीदी, जाकर देखती हूँ। देवरानी प्रिया छत पर जाकर डंडे से बंदर को भगाती है। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक शाम, माँ जी सुना है आज भी रात भर लाइट नहीं आएगी, इसलिए आप अपना पंखा और मोमबत्ती साथ में ही रख लीजिए। ओफो, एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से बिजली की समस्या। आज तो वैसे भी बहू की चुगली नाटक में इतना अच्छा सीन आने वाला था, अब कल ही रिपीट टेलीकास्ट देखना पड़ेगा। अरे मुझे तो एक बड़ा जरूरी काम था, अब वो कैसे करूँगा मैं भाई? लगता है बाबूजी आज आप फिर से लॉटरी की टिकट खरीद कर ले आए हैं। आप जो है ना, बेकार में इन सब पर पैसे बर्बाद करते हैं। इतने सालों से लेते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ ना निकला। ओहो, अरे तुम सब मुझे सुनाना बंद करो भाई। और अब आज भी अगर लॉटरी का टिकट नहीं निकला ना, तो मैं कभी फिर से टिकट नहीं खरीदूंगा, ठीक है? पूरे 80 लाख की टिकट है। अरे एक बार लग गई तो किस्मत जग जाएगी, और नहीं लगी तो हमेशा के लिए ये काम छोड़ दूंगा। सब जल्दी से खाना खाते हैं और रात के 10 बजे लॉटरी का इनाम सुनने के लिए टीवी के आगे बैठ जाते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। घबराओ नहीं, मैं अपने फोन में रेडियो ऑन कर देता हूँ, उसमें भी तो लॉटरी नंबर बताते हैं ना। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सभी औरतें हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और सभी मर्द बड़े गौर से लॉटरी नंबर सुन रहे थे। निशांत अपने फोन की टॉर्च ऑन करके लॉटरी नंबर देख रहा था। 4 2 3 1। भैया, अभी तक जो भी नंबर बताए हैं वो सभी इसमें है। हाँ, लेकिन आखिरी नंबर अभी बाकी है। अरे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी देवर जी जो ये लॉटरी लग जाए। तभी अनाउंसमेंट होती है और आखिरी नंबर है 0 और जीतने वाले का नाम है हरि प्रसाद चौहान। ये सुनते ही वो सभी खुश हो गए और खुशी से झूमने लगे। अरे हम 80 लाख जीत गए भाई।
अरे अरे, कोई मुझे संभालो, कहीं खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अरे ऐसे कैसे मरोगी तुम है? अरे सारी उम्र जिस अमीरी के सपने देखे हैं वो तो अब आई है। मैं तो अपने लिए 9 लाख का हार लूंगी। मैं तो पेरिस जाऊंगी घूमने, और मैं तो मनीष मल्होत्रा से अपने कपड़े डिजाइन कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तभी सबको पता चलेगा कि अब हमारा रुतबा क्या है। हाँ, अब उन्होंने एक बड़ी महंगी सी पार्टी रखी और एक बड़े 5 स्टार होटल में, जहां उन सब ने ब्रांडेड कपड़े और गहने पहने हुए थे। सब मेहमान उनकी ठाट बाट देखकर हैरान रह गए थे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, लग रही हूँ ना मैं एकदम हेमा मालिनी इस महंगी साड़ी और 9 लाख का हार में। अरे माँ जी, आपको पता है मेरी सहेलियां तो सब मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी, बोल रही थी कि जैसे कपड़े तुम सब ने पहने ऐसे तो हीरो हीरोइन ही पहनते हैं। हमारे बॉस की शक्ल तो देखने वाली थी जब हमने उनके हाथ में रिजाइन लेटर थमा दिया। भैया मैं क्या कह रहा था कि अब हम एक बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं, कब से उस पुरानी वैन को धक्का मार कर चलाएंगे। वैसे भी अब हमारी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करती। लेकिन टॉप मॉडल 7 सीटर लेना, ठीक है? अब वो बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं जिसे देख सभी मोहल्ले वाले भी हैरान थे। फिर घर को भी मॉडर्न तरीके से इंटीरियर करवाते हैं, साथ ही नया फर्नीचर भी ले लेते हैं। पूरा का पूरा परिवार नया नया अमीर बना था, इसलिए वो सारी चीजें करना चाहते थे जो कि अमीर परिवार करता है। घर के टीवी, सोफे से लेकर पायदान तक सब अमीरों वाला रख लिया। लेकिन इन सब में उनके पैसे खर्च हो रहे थे और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था, जबकि अब तो दोनों भाई नौकरी भी छोड़ चुके थे। फिर एक रोज, भैया मैं सोच रहा था क्यों ना हम खुद की ही कोई कंपनी खोल लें। बात तो तेरी सही है छोटे, अब किसी की नौकरी नहीं की जाएगी। और ये तो सोच, जब हम चलेंगे तो लोग कैसे कहेंगे कि वो देखो कंपनी के मालिक जा रहे हैं। और काम अच्छा जम गया तो 2-3 कंपनी और खोल लेंगे, फिर तो हम करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह उन दोनों ने बाकी बचे हुए पैसे घूमने में लगा डाले, लेकिन वो अपने शौक ही पूरे करने में लगे रहते, जिस कारण वो अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाए और उन्हें उसमें अच्छा खासा नुकसान हो गया। हे भगवान, जितना हमने कमाया नहीं उससे कहीं ज्यादा गवा दिया। अभी तो ग्राहकों और कारीगरों को पैसे देना बाकी है। अमीर बनने के चक्कर में उनके पास जितना पैसा था उन्होंने वो सब भी गवा दिया, और अब तो उनका वो घर भी नीलाम होने जा रहा था जो उनका खुद का था। अब तो हमारा ये घर भी नीलाम हो जाएगा, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब तो सब जगह हमारी कितनी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अब सब उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें मत निकालो, हमें हमारे घर से मत निकालो ना, कोई रोको ही नहीं। अरे कौन तुम्हें निकाल रहा है सुमेधा? चलो उठो, चाय पी लो, साथ में रस भी है। हाँ, इसका मतलब वो सब एक सपना था। हाय, मेरा घर, मेरा प्यारा ससुराल। क्या बात है, हैं? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने ससुराल पर। आज तो तुम बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही कि तुम्हारा ससुराल अमीर क्यों नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी यही ससुराल पसंद है। आई लव माई ससुराल। ये कहकर सुमेधा अपने पति के गले लग जाती है। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती।
इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? ओ मैडम ओ, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और न ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहाँ से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था।
फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार, अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहाँ एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक 1 हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने